तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर रेस्पिरेशन, जो कि लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। तो आगे शुरू करते हैं, चलिए। तो इनिशियली सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि जो रेस्पिरेशन है क्या। एक्चुअली हम जो न्यूट्रिशन से क्या करते थे, न्यूट्रिशन से हम फूड इनटेक करते थे। बिल्कुल, वी इनटेक द फूड। और फूड इनटेक करके हम क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कोई मेजर, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल एक रोटी ली, एक चपाती ली। ठीक है, दिस इज योर रोटी और चपाती। इस रोटी को हमने तोड़ तोड़ के क्या तोड़ दिया, ग्लूकोज में। बट ये ग्लूकोज हमारी अभी भी ब्लड स्ट्रीम्स में, या फिर क्या नाम है, किसी और फॉर्म में हमारे कहीं ना कहीं स्टोर है, फैट के फॉर्म में, सब कुछ किसी फॉर्म में स्टोर है। अब हमें इससे एनर्जी डिराइव करना है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अच्छा, अब होता क्या है इस प्रोसेस में, एनर्जी होती कैसे है? जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे, इस ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन कर देंगे। हम इस ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन कर देंगे। अब ब्रेक डाउन करने के काफी वेज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली हम इसमें जो वेज पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम्स में काफी ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में। अब इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस which breaks down फूड। और भी कहेंगे फूड कौन सा, सिंपलर फूड। सिंपलर फूड फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज टू एनर्जी। अब यहां पे एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। बायोकेमिकल, बायो मींस लिविंग, केमिकल मींस दिस ग्लूकोज एंड क्या नाम है, CO2 वगैरह, ये सब केमिकल्स होते हैं। देयरफॉर बायोकेमिकल शब्द इसलिए यूज करा है। ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था रिडॉक्स, वहां का जो दो होते थे, रिडॉक्स में एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन, वहां पे जो ऑक्सीडेशन था वो यही ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक इज लाइक कैट, कट कट कट, सी से कैटाबॉलिक, सी से कट, काट के हम छोटा छोटा कर देते हैं। देयरफॉर हम बोलेंगे कि कैटाबॉलिक में हमने बड़े बड़े ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हमने छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा और उससे एनर्जी निकाली। सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं। ठीक है, मोर ओवर हम इसका एक सिंपल सा तरीका है कि हम बोलेंगे कि फूड को जब हम नॉर्मल, हमेशा नहीं, बट फूड को हम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक CO2 निकल सकता है, एक वाटर निकल सकता है, प्लस एक एनर्जी निकलेगी। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऑलवेज ऑक्सीजन हो ही हो, बट ऑक्सीजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन लेते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखते हैं रेस्पिरेशन की और क्या क्या खास बात है। अभी जो रेस्पिरेशन होता है, ये क्या नाम है, किसी भी स्मॉलर सब्सटेंस को और ज्यादा तोड़ के एनर्जी में तो ब्रेक डाउन कर सकता है। बट एनर्जी में ऐसा नहीं कि, आप एक बात सोचिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एकदम से पटाखा जलाया और वो होता क्या है, एकदम से फट जाता है। अब एकदम से एनर्जी रिलीज होती है इसलिए फट जाता है। अब अगर मैं धीरे धीरे उसमें से एनर्जी निकालूं, धीरे धीरे निकालूं उसमें से एनर्जी, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है हम उस एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे। सिंपल सा एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अगर एकदम से उसको एनर्जी, अगर वो एनर्जी हम उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो फट जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्कुल फट जाएगा। बट अगर हम धीरे धीरे उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम उसे अपने यूजेबल फॉर्म में रख के स्टोर करके रख सकते हैं। तो देयर फोर एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। आगे बताऊंगा ये ATP होता क्या है। स्लोली एंड समटाइम्स विगरसली। जहां पे विगरसली होता है वहां पे हम कम एनर्जी स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, तो देयर फोर हमने एक छोटी सी बात रेस्पिरेशन के बारे में कर ली है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सबसे पहला हम प्रोसेस जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस है क्या, देखिए हम लोगों ने बहुत जगह ये पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस,
मतलब बहुत जगह आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैंने काफी जगह पढ़ाया है कि ग्लाइकोलिसिस। बट सिंपल सी बात करेंगे, दिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। दिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। अब 10 स्टेप क्यों बोला? क्योंकि इसमें 10 स्टेप्स होते हैं और 10 ही एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, यानी ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, बिल्कुल सर एंजाइमेटिक प्रोसेस है। अच्छा, ये होता कहां पर है? क्या आपने सेल पढ़ा होगा? बिल्कुल 9th क्लास में अपने सेल पढ़ा होगा, उसमें आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा होगा। अच्छा, साइटोप्लाज्म किस किस में होता है? साइटोप्लाज्म हमारे यूनिवर्सल सारे सेल्स में होता है, यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यानी जो ऑक्सीजन लेते हैं या फिर ऑक्सीजन नहीं लेते, सब में होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। देयरफॉर हम इसे क्या कहते हैं? इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल प्रोसेस। अब इस ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? हमारा जो फेवरेबल सबस्ट्रेट होता है, दिस इज अ फेवरेबल का मतलब है कि हमारी बॉडी सबसे ज्यादा इसको यूज करना चाहती है। दिस इज फेवरेबल सबस्ट्रेट। अब ये फेवरेबल सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज है, जो नेचुरली हम चीज पढ़ रहे हैं, ये 10 स्टेप का रिएक्शन करेगा। दीज स्टेप्स आर एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक मैंने बताया, तो एंजाइमेटिक में मतलब ये ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट होगी और ऑप्टिमम टेम्परेचर ही रिक्वायर्ड होगा। अब ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड होंगी। मोर ओवर, ये 10 स्टेप करके ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा पाइरूवेट। होता है, दिस इज योर 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये पाइरूवेट आपको मिल जाता है, दिस इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब मुझे बताइए, एक ग्लूकोज से क्या 2 पाइरूवेट? बिल्कुल बनेंगे। एक ग्लूकोज से हमारे 2 पाइरूवेट। अच्छा, इसी प्रोसेस को, ये वाले प्रोसेस को यूज कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इतनी ही प्रोसेस हमारी किसमें होती है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस होती सब में है, बट ये इसका सिंपल तरीका ये है कि ग्लाइकोलिसिस कैसे हम करते हैं, तो हम पाइरूवेट बनाते हैं। ठीक है, इसका एक मतलब छोटा सा प्रोसेस है, पाइरूवेट ही है। और पाइरूवेट होता है वो हर एक को करता है ना, वो बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है। अब यहाँ से हम एनर्जी कुछ निकाल सकते हैं, कुछ सिंपल सी बात है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल 8 kg। ठीक है, यहाँ से हम निकालते हैं टोटल 8। सिर्फ यही यही निकालते हैं, बाकी हम आगे बताएंगे और बाकी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ग्लाइकोलिसिस हो जाए। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखिए, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एरोबिक, सेकंड इज अनएरोबिक। एरोबिक में we require oxygen is required, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन इज एब्सेंट। सेकंड, अब ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे बोलते हैं मोर एटीपी प्रोड्यूस, यहाँ पे लेस एटीपी प्रोड्यूस। ठीक है, एरोबिक जनरली ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिजम्स होता है, और ये एनऑक्सीजनिक ऑर्गेनिजम्स होता है। अब सिंपल सी बात है, एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल के लिए ह्यूमंस, ह्यूमंस में एरोबिक होता है। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसका एग्जांपल है आपको दे दूंगा, और आप लिख के दिखाओ। ह्यूमंस में भी एरोबिक होता है, कहाँ पे? ह्यूमंस के मसल सेल्स में। ठीक है, यहाँ पे कब शुरू होता है? जब ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है तब। और बताएंगे एग्जांपल, जनरली जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी हमारा एरोबिक होता है, प्लांट मिट्टी के अंदर भी एरोबिक होता है। ठीक है, और ये बताएंगे कि इसके बारे में, जाहिर सी बात है जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा वो एनारोबिक करेगा। फॉर एग्जांपल ईस्ट एनारोबिक करेगा। ठीक है ना, और बात करें तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, सारे नहीं बट कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरोबिक और एनारोबिक खत्म होता है, बाकी इसके बारे में और बात करते हैं। चलिए, इससे पहले छोटी सी बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक और टॉपिक ले लेते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। एरोबिक की जो खास बात है,
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। अब ग्लूकोज मैंने बताया ग्लूकोज से प्रोसेस करना होगा, ग्लूकोज से पाइरुवेट बने, पाइरुवेट बनेगा एक से दो पाइरुवेट बने, ठीक है। अब इस पाइरुवेट से आगे अगर CO2 और H2O बन जाए और कुछ एनर्जी निकल जाए, एनर्जी मैं बताता हूँ आपको 5 तो हम इसको कहेंगे हाँ दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ग्लूकोज मैं तो फॉर्मूला के रूप में लिखता हूँ C6H12O6, ये है ऑक्सीजन दी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आगे जाके ये बनाएगा आपकी CO2 बनाएगा, कितनी CO2, 6 CO2 बनाएगा प्लस H2O, कितने H2O, ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 6। अब सबको कंपेयर करिए, ये कितने हो गए, 6 6 12, ठीक है। और मतलब सॉरी 12 प्लस 2 प्लस 6 18, यहाँ पे कितने 6, तो यहाँ पे मैं कितने कर दूं, यहाँ मुझे 12 करने को तो 6 से कर दूं। अब देखिएगा सब कुछ आपका बैलेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 38 ATP भी निकलते हैं, ठीक है। दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए, अब इतनी सी सिंपल सी बात है, अगर आपको ये क्लियर है तो आप बहुत आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और बात इसमें मैं बताना भूल गया, क्या बताना भूल गया, कि इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और इसमें जो होता है इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमें जाहिर सी बात ऐसा लग रहा है कि हाँ अल्कोहल कुछ ना कुछ तो अल्कोहल का है। चलिए, अब इसमें होता क्या है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारा जो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, ये मैं लिख दे रहा हूं, इसकी एब्सेंस में कुछ बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज क्या करेंगे, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे इथेनॉल में, ठीक है। इथेनॉल मतलब C2H5OH। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज कितने थे, एक ग्लूकोज था। इनिशियली ये ग्लूकोज भी तो कन्वर्ट हुआ होगा पाइरुवेट में, बिल्कुल। तो मैं बोलता हूं कि एक ग्लूकोज से दो पाइरुवेट बने, दो पाइरुवेट से दो इथेनॉल। अब मुझे बताइए कितने कार्बन हो गए, ये एक इथेनॉल में दो कार्बन, दो इथेनॉल में चार कार्बन, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितने बचे, एक कार्बन और बचा, सॉरी दो कार्बन और बचे, तो हम दो CO2 निकाल देंगे। यानी कि हम बोलेंगे कि एक पाइरुवेट से हमारा एक इथेनॉल बनेगा, यानी C2H5OH बनेगा, ठीक है, प्लस एक CO2 बनेगा। अब देखिए इसमें तीन कार्बन, दो कार्बन ये एक कार्बन ये हो गए आपके पूरे, लेकिन साथ में सिर्फ दो ही ATP बनेंगे, ठीक है। देयरफॉर दिस इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। वेस्टफुल क्यों बोला, काम की चीज तो है, बट वेस्टफुल हमने क्यों बोला, वेस्टफुल हमने इसलिए बोला कि लॉट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको बोला इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस। बल्कि ये वेस्टफुल वैसे नहीं है, बट प्रॉपर तरीके से हम इसको वेस्टफुल बोलते हैं। चलिए, इसमें इथेनॉल बन गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई जगह हम बोलते हैं, आगे देखते हैं पहले, बट हम कई जगह यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे ईस्ट भी होता है, ठीक है। तो दोनों चीजें हमारी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट भी होता है और बैक्टीरिया भी होता है, तो ईस्ट बताना भूल गया था। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड। अब देखिए जो लैक्टिक एसिड होता है, आप लोगों ने सुना होगा, ये मसल सेल्स में होता है। जनरली हम मसल सेल्स की बात करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, सिंपली वही चीज, पाइरुवेट जो होता है, देखो ग्लूकोज से पाइरुवेट तो बन चुका है, अब जो पाइरुवेट है वो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। अब देखिए ये है हमारे 3 कार्बन, ये भी है हमारा 3 कार्बन, तो का CO2 तो निकलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी निकलती है जो कि होती है 2 ATP, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन एब्सेंट है, जनरली कहां पर होता है, ये मसल सेल्स में, याद रखिएगा मसल सेल्स में, ठीक है। यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलिए, अगर ये क्लियर है तो बहुत सारी चीज है, दोनों में देखिए दो दो एटीपी निकल रहा है, ज्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मैं बताऊंगा व्हाट इज एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन आपको नहीं जानना क्या है, बट आपको समझना है कि ये ट्राइफॉस्फेट है, मतलब तीन फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब देखिए, एटीपी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एडिनोसिन ग्रुप है, आप ऐसे मान के चलिए इस पे तीन फॉस्फेट ग्रुप्स हमने लगा दिए हैं। ठीक है, तीन फॉस्फेट्स हमने ग्रुप लगा दिए हैं और ये हमारा एटीपी। कुछ आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, एटीपी अभी क्या है, फॉस्फेट वाला जो ग्रुप है, इसके फॉर्म में ये फॉस्फेट और एटीपी का जो बॉन्ड है, बॉन्ड के फॉर्म में इसने एनर्जी स्टोर करके रखी है। जब भी इसको एनर्जी निकालनी होगी तो ये क्या करेगा, एडीपी बना लेगा और एक फॉस्फेट निकाल देगा, जिसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसी को हम कहते हैं एटीपी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। इट इज फॉर्म्ड इन जनरली माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जनरली ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और एटीपी जो है ये काफी फेमस टर्म है, जो आपका क्या नाम है सीबीएसई बार बार पूछने लगता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारे नेजल, जो नेजल फेरिंग्स है एक तरीके से, मतलब ये है नेजल कैविटी, माउथ यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज योर नेजल कैविटी, दिस इज योर बकल कैविटी। ठीक है, यहां से एयर जा रही है अंदर, यहां से भी एयर हम ले सकते हैं अंदर। इनिशियली नेजल कैविटी में अंदर गई, नॉर्मली बात करेंगे नेजल कैविटी में गई, और इनिशियली सबसे पहले कहां पर आई, फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स के बाद ये आती है लेरिंग्स में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये वॉइस बॉक्स पे जाती है। अब ये वॉइस बॉक्स होता कैसा है, देखिएगा बड़े ध्यान से। ठीक है, हमारा जो इनिशियल है इसके ऊपर आपका वॉइस बॉक्स होता है, बट ये जो पहला पार्ट होता है ये भी बताऊंगा, बट इसके ऊपर वाला जो हमारा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, बट हम बात कर रहे हैं ये वाले पार्ट की अभी। तो दिस इज योर ग्लॉटिस। ठीक है, एंड दिस इज योर एपिग्लॉटिस, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है। अब ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस है क्या, ये जो होते हैं दोनों, ये होते हैं, इट इज अ फर्स्ट ट्रैकियल पार्ट। ठीक है ना, ये ट्रैकिया के पार्ट होते हैं, ऐसे याद रखिए। ठीक है, अब एपिग्लॉटिस का फंक्शन, जो कि जनरली हमारे एग्जाम्स में पूछे आने की संभावना है। एपिग्लॉटिस इज अ मस्क्यूलर फ्लैप। ठीक है, विच कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मस्क्यूलर, सॉरी, ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ विंड पाइप, जिसको हम कह रहे हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया इज नथिंग बट विंड पाइप। अब देखिए ट्रैकिया के पार्ट्स हैं। अब ये ट्रैकिया में देखिएगा, ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा, दिस इज नथिंग बट इट हैज, यहां पे लिख देता हूं, ट्रैकिया हैज इनकम्प्लीटेड सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, ये रिंग्स होते हैं। मोर ओवर ये रिंग्स जो होते हैं, ये इसका काम क्या होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज को पकड़ के रखा है, ये पाइप है, पाइप में मैंने ऐसे करके रिंग लगा दिया। अब ये पाइप क्या है, एकदम से कोलैप्स नहीं होगा, इस तरीके से कोलैप्स नहीं होगा, बार बार कोलैप्स नहीं होगा, तो हमारी लाइफ बची रहेगी। देयरफॉर इट हेल्प्स इन अनकोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में भी होते हैं। देखिए ट्रैकिया जो है वो टूटती है दो चीजों में। किस चीज में,
ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई इज अ प्लूरल टर्म, ब्रोंकस इज अ सिंगुलर टर्म, ठीक है। अब ब्रोंकाई जो है वो फर्दर टूटते हैं ब्रोंक्यूल्स में। अभी मैं पूरा लिखवाता हूँ। और ब्रोंक्यूल्स के बाद ये सबसे पहले बनते हैं हमारे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, देन सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, देन टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन इसके बाद ये बनते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद हमारे कहीं ना कहीं एल्विलाई आते हैं, और यही पूरे लंग्स का हमारा वो है। अब ये लंग्स जो होते हैं, लंग्स के पास मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड एज प्लूरा, ठीक है। इसके पास प्लूरा होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, बट इतना आपको नहीं जानना। मोर ओवर आप ये डायफ्राम देखें, डायफ्राम इज अ मस्क्यूलर डोम शेप्ड फ्लैप, जिसके दो काम है सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब पहला काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम क्या है कि ये क्या करता है, इट मैनिपुलेट्स या फिर मेंटेन्स प्रेशर फॉर ब्रीदिंग। पहली बात यह है। सेकंड काम इसका जो है वो है इट डिवाइड्स। मैं इधर नहीं लिखता हूं, मैं इधर लिखता हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं। इट डिवाइड्स थोरासिक एंड एब्डोमिनल, एक सेकेंड कुछ स्पेलिंग गलत लिख गई, इट्स एब्डोमिनल कैविटी। ये थोरासिक और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है, ठीक है। इसका ये काम तो हमने देख लिया। चलिए अब मैं एक बार इसका जो है आपको एक बार फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले फ्लो चार्ट, ठीक है। वो लिख दिया मैंने, फ्लो चार्ट, ठीक है। चलिए इस फ्लो चार्ट को हम बनाते हैं। इनिशियली हमारे पास क्या था, हम बोलते हैं सबसे पहले नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी के बाद हमारा क्या है, नेजल कैविटी के बाद हमारा आया फेरिंग्स, फिर आया हमारा लेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स लेरिंग्स, उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया आ गया। ट्रेकिया के बाद याद करो, ट्रेकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, ठीक है। ब्रोंकाई जो होते हैं ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, बट ब्रोंक्यूल्स को मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, बड़ा कर दे रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद हम बोलेंगे एंड में आता है हमारे पास एल्वियोलाई, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। अब इसको हम जरा एरो लगाए थे तो आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग से लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद हमारा आ जाता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, के बाद सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्विलाई, ठीक है। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, व्हाट इज एल्विलाई? एल्विलाई इज अ सैक लाइक, क्या कहेंगे, सैक लाइक, सैक लाइक बोल सकते हैं। अब सैक लाइक मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कुछ इस तरीके से, बस यही सैक लाइक। अब ये होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ये हमारा एल्विला है, और इसकी इसके यहाँ से, जस्ट यहाँ से बिल्कुल पास से चिपकते हुए हमारी जो है एक कैपिलरी जा रही है। अब इस कैपिलरी का काम क्या है, यहां से जो है O2 इधर भेजना और CO2 वापस निकालना, ठीक है। यही इसका मेन काम है। अच्छा, एल्विलाई आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, इसके पास होता है स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, देयरफॉर आपको इसमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए ये बात, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए। सबसे पहले अब आप बात करेंगे स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज नथिंग बट ब्रीदिंग हैज टू स्टेजेस, मतलब टू टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग होती है। सबसे पहले हम बोलेंगे इनहेलेशन
एंड सेकेंड इज एक्सलेशन। आपको सबको पता होगा होता क्या है ये। इनहेलेशन इज इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सलेशन इज, क्या नाम है, रिमूवल ऑफ एयर। ठीक है, अभी एयर तो हम ब्रीद आउट ब्रीद इन कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही एयर, मैंने बताया कि एयर हमारी सबसे कहाँ नेजल कैविटी से हम ब्रीथ करेंगे, सब होती 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 एल्वुलाई में पहुंचेगी, लेकिन एल्वुलाई में सिर्फ CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये है गैसेस एक्सचेंज, ये सेकंड है। इट इज अ एक्सचेंज, सॉरी हम बोलेंगे इट इज द एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 across alveoli and capillary। ठीक है, अब ये दोनों में से कोई भी मल्टी लेयर्ड नहीं होंगी, देयरफॉर दोनों ही सिंगल लेयर्ड होंगी। ठीक है, दोनों ही सिंगल लेयर्ड होंगी। ठीक है, अब इतनी बात हमने कर ली कि हमारी जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट हो गया। नेक्स्ट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब बताइए, ऑक्सीजन CO2 गया है, एक्सचेंज हुआ, तो ऑक्सीजन हमारी कैपिलरी में पहुंच के कहां पहुंचेगा? ऑक्सीजन अगली बार बताऊंगा ये पूरा, ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचा कैसे नहीं पहुंचा, बट हमारे सेल्स के पास पहुंचेगा, हमारे टिश्यूज के पास पहुंचेगा। वेयर, जब हमारा ऑक्सीजन पहुंचा किसके पास? ऑक्सीजन हमारा पहुंचा सेल्स के पास। अब ये सेल्स में क्या होगा? सेल्स में हमारे पास, हमें पता है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा और हमारी ATP बनाएगा। अब इतनी बात अगर हमें क्लियर है तो हमारा इतनी चीज हमारी बहुत आसानी से हो जाती है। अच्छा, ATP तो आपने, मतलब ये सब चीज मैंने बता रखी हैं। चलिए, अब अगर इतनी बात क्लियर है तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम आपसे चाहेंगे कि फर्स्ट पार्ट तो इतना ही रखते हैं, बाकी सेकंड पार्ट में हम आपके लिए और भी चीजें लेके आएंगे। मीन्स थोड़े से क्वेश्चंस लेके आएंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा थ्योरी लेके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।